सेकंड एक्सरसाइज, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले 6 एग्जाम्पल है और सेकंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। A brick manufacturer has 2 depots A and B। ब्रिक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसके 2 डिपो दिए हुए हैं ए और बी विद स्टॉक ऑफ 30,000 एंड 20,000 ब्रिक्स रेस्पेक्टिवली। 2 डिपो हैं, वहां पर जो स्टॉक है वो 30,000 और 20,000 का है, यानी 30,000 ईंट तो एक जगह है और 20,000 ईंट दूसरी जगह है। He receives order from 3 builders P, Q and R। 3 बिल्डर दिए हुए P, Q, R, उनसे उसको ऑर्डर रिसीव हुआ। ऑर्डर का मतलब है ब्रिक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी है उनके पास। कितना? 15,000 फ्रॉम P, 20,000 फ्रॉम Q एंड 15,000 फ्रॉम R। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1,000 ब्रिक्स। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है 1,000 ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा है 1,000 को ध्यान रखिए, वो हमारे पास गिवन है इन द गिवन फिगर, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये कह रहा है फ्रॉम टू ए से पी के ऊपर 1,000 यूनिट अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, 1,000 ब्रिक अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, उनका खर्चा है 40 रुपए। ए से क्यू के ऊपर 1,000 ब्रिक अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, उनका खर्चा है 20 रुपए। और ए से आर के ऊपर 1,000 यूनिट अगर 1,000 ब्रिक अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उनका खर्चा है 20 रुपए। इसी प्रकार बी से डिपो बी से पी, क्यू और आर के ऊपर 1,000 जो ब्रिक्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है 20, 60 और 40। क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरर विशेस टू फाइंड हाउ टू फुलफिल द रिक्वायर्ड ऑर्डर सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। भाई मन मर्जी से तो जाएगा नहीं, इसके अंदर कहीं से कितनी भेज दो कहीं पर। उसका मकसद है ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। 2 जगह डिपो दिया हुआ है, ऐसे केसेस में फिगर ट्रांसपोर्ट बढ़ोगे लगभग यहां से शायद ही बनेगी। 2 डिपो है, यहां से 3 बिल्डर्स के पास डिलीवरी देनी है। बिल्डर एक पी है, दूसरा बिल्डर क्यू है और तीसरा जो बिल्डर वो आर है। इन तीनों के पास डिलीवरी जो है यानी कि ब्रिक्स जो है वो सप्लाई करनी है। डिपो ए में जो स्टॉक है वो 30,000 ब्रिक्स का है, डिपो बी के अंदर जो स्टॉक है वो 20,000 ब्रिक्स का है। कहां से कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट हो, कितनी ब्रिक ट्रांसपोर्ट हो, कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो हमारा मिनिमम। एक जगह से किसी एक डिपो से 2 बिल्डर्स के पास जो ट्रांसपोर्टेड यूनिट्स हैं उनकी संख्या हम वेरिएबल लेके चलेंगे। डिसीजन वेरिएबल मैंने आपको बार बार बताया, सबसे पहले वेरिएबल डिसाइड करें। डिपो ए से पी के ऊपर सपोज x 1000 मैंने ध्यान रखा, x 1000 ब्रिक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हुई है डिपो ए से पी के ऊपर, और y 1000 जो ब्रिक्स है वो ट्रांसपोर्ट हुई है ए से क्यू के ऊपर। टोटल यहाँ स्टॉक कितना था? 30,000। 30,000 में से x प्लस y 1000 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो चुकी, तो यहां से यहां आने के लिए कितनी ब्रिक बाकी बच गई? 30 माइनस x माइनस y लेना। 30,000 क्यों लिखा? x और y की जो यूनिट्स है वो भी 1000 है और 30 भी किसमें हो गया? 30,000 में से x और y मत घटाना, वहां गलत हो जाएगा। 30 माइनस x माइनस y, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में दूसरा पॉइंट, रिक्वायरमेंट और स्टॉक का सम हमेशा सेम होगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टॉक है। रिक्वायरमेंट स्टॉक कितने का है? 50,000 ब्रिक्स का, और रिक्वायरमेंट कितनी है? पी पर कितनी चाहिए? 15,000। क्यू और आर के पर 20 रुपए। यहाँ की रिक्वायरमेंट है 15,000, यहाँ की रिक्वायरमेंट है 20,000 और यहाँ की रिक्वायरमेंट है 50,000। x 1000 यहाँ से आ गई, तो बाकी बची हुई कहाँ से आएंगी? फिर बी से। तो रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है। जब x 1000 ब्रिक यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गई, तो बाकी बची हुई यहाँ से कितनी होंगी वो निकालना है।
यहाँ रिक्वायरमेंट है 20,000 की, 5,000 यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो बाकी बची यहाँ से 20 माइनस 5 और लास्ट में यहाँ यूनिट्स स्टॉक कितना है 20,000, जो यहाँ से जा चुकी हो माइनस कर दो। क्या यहाँ से x प्लस वाई माइनस 15 ये बचेगा? दो तरीके से निकाल सकते हो। B से R के ऊपर बिल्डर R के पास जो यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हो रही है उनकी संख्या हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसके पास स्टॉक था 20,000 का, 20,000, इसमें से x 15 माइनस x और 20 माइनस वाई इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो कितना बचा? जितना ट्रांसपोर्ट कर दिया माइनस कर दिया, जितना ट्रांसपोर्ट कर दिया वो माइनस कर दिया। तो इसमें से क्या माइनस हुआ? 15 माइनस एक्स भी माइनस करना है और 20 माइनस वाई भी माइनस करना है, दोनों माइनस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कभी 30 और 20 के साथ 30,000 और 20,000 ले लो, क्योंकि एक्स और वाई की जो यूनिट्स हमारे पास है वो भी किसमें है? 1000 में। इसलिए मैंने तो 30,000 और 20,000 था, 15, 20 और 15 था, उन सबको पूरा 30,000 लिखने की बजाय क्या लिखा? केवल 30 एक्स वाई हैव सेम यूनिट्स, हैव सेम यूनिट्स। इसी प्रकार 20 यहाँ से 15 की रिक्वायरमेंट यहाँ, 20 की रिक्वायरमेंट यहाँ, 15 की रिक्वायरमेंट यहाँ, इन सभी की जो यूनिट है वो यूनिट कैसी है? सेम है। दूसरा तरीका, यहां से यहां पर कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट होंगी उनकी वैल्यू दूसरे तरीके से निकाल सकता हूं। यहां से यहां कितनी है? 30 माइनस एक्स माइनस, यहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है? तो रिक्वायरमेंट में से जो आ चुकी है माइनस कर दो, रिक्वायरमेंट में से जो आ चुकी वो क्या कर दो? अब रिक्वायरमेंट है 15,000 की, ये आ चुकी, तो 15 में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 30 माइनस एक्स माइनस वाई, कितना बचेगा? वही एक्स प्लस वाई माइनस। किस डिपो से किस बिल्डर के पास कितने 1000 ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट हुई, क्या वो इस फिगर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? पता लग जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बेटा सारे ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन एक जैसे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स is given in the following table. Is given in the following table. क्या है टेबल? A, B, 2P, Q and R. ए से पी क्यू और आर के ऊपर 1,000 जो यूनिट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दिया हुआ 40, 20 और 20 में। बी से 1,000 जो ब्रिक्स उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20, 60 और 40। मतलब कहाँ कौन से डिपो से कितने 1000 ब्रिक्स कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो तो यहाँ से पता चल रहा है। और 1000 ब्रिक्स का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यहां से पता चल जाएगा। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी ए से पी के ऊपर कितने ब्रिक्स गई? x,000 और ए से पी के ऊपर 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन क्या है? 40। 1,000 ब्रिक्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो खर्चा है 40 और x,000 अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो 40। भाई 1,000 का खर्चा 40 है, 5,000 ट्रांसपोर्ट होंगे तो 200, 10,000 ट्रांसपोर्ट होंगे तो 2,000। ठीक है, यानी कि 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 40, 400 एंड 100। तो यहाँ से 40 एक साथ है
ए से बी के ऊपर, क्यू के ऊपर यूनिट कितनी ट्रांसपोर्ट हुई 5000, और ए से क्यू के ऊपर 1000 ब्रिक्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 20, 20 बाई आर। ए से आर के ऊपर 1000 ब्रिक्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 20, और कितने 1000 ट्रांसपोर्ट हुई ए से आर के ऊपर 30 माइनस एक्स माइनस वाई, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस अब आओ बी पर, बी से ए पर, बी से बी पर 1000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 20, और कितने 1000 ट्रांसपोर्ट हो रही है यहाँ से बी से बी के ऊपर कितने 1000 दी 15 माइनस एक्स, 1000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 20, और 20 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस बी से क्यू के ऊपर 1000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 60 है, कितने 1000 ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं 20 माइनस वाई, 60 इंटू 20 माइनस वाई प्लस लास्ट में बी से आर के ऊपर कितने 1000 ब्रिक ट्रांसपोर्ट हो रही है एक्स प्लस वाई माइनस 15, और 1000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस। हर डिपो से हर बिल्डर के पास जितने 1000 ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट हो रही थी और 1000 का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए हमने यहाँ पर एक्स और वाई से रिलेटेड एक फंक्शन तैयार कर लिया जिसकी मीनिंग हो गई, और ये फंक्शन क्या कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब तक जो वीडियो भेजे वो देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, बेसिक्स पढ़े तो सारा सब कुछ, ये कल तक जो वीडियो भेजे वो देख लिए होंगे ना, कल का रह रहा है उसके अंदर डिस्कस किए थे क्वेश्चन आपने पीछे दोनों। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया 40x प्लस का 20y प्लस का 600 माइनस का 20x माइनस का 20y प्लस का 300 माइनस 20x प्लस 1200 माइनस 60y प्लस का 40x प्लस 40y माइनस 600। सॉल्व करोगे कितने x प्लस के कितने y प्लस के कितना कांस्टेंट प्लस माइनस का, उसके अकॉर्डिंग क्या बचेगा 40x माइनस 20 माइनस 20 एक 40x प्लस 20y माइनस 20y कैंसिल माइनस 60y प्लस 40y कांस्टेंट 600 और 300 900 9 और 12 21 21 में 6 माइनस करोगे तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसकी हमें मीनिंग को वैल्यू निकालनी है। मतलब ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसमें सब कुछ शामिल है कि कौन से डिपो से किस बिल्डर के पास कितने 1000 ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट करनी थी, और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या होगा, वो सारा सब कुछ मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ से क्या मिला कि कितने 1000 ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट हुई, और यहाँ से क्या मिला कि उस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर ए से 1000 ब्रिक्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो खर्चा इतना है, x 1000 ट्रांसपोर्ट हो रही है गुणा में x, y 1000 ट्रांसपोर्ट हो रही है गुणा में y, जो कुछ भी है आपस में इन दोनों टेबल्स से हेल्प लेके मैंने क्या निकाल दिया टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आपके पास आता है कि यहाँ पर इन इक्वेशंस जिनको मैं कांस्टेंट्स कह रहा हूँ वो कैसे हैं, इन इक्वेशंस कैसे बने, कांस्टेंट्स कैसे निकालो। दो पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच डिपो टू डिफरेंट बिल्डर्स आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट। या तो हर जगह से ट्रांसपोर्टेड जो ब्रिक्स हैं उनकी संख्या 0 है उससे बड़ी रखो, या फिर हर जगह से जो ट्रांसपोर्टेड ब्रिक्स हैं उनकी संख्या लेस देन और इक्वल टू रिक्वायरमेंट। सेम इन इक्वेशंस बनेंगे, सेम कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। आल्सो number of bricks in 1000 transported from A and B to different builders is greater than equal to, सभी को greater than equal to
क्या क्या आएगा इसके लिए x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 30 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 50 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 20 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. That is x and y both greater than equal to 0. ये आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 30, माइनस 1 से डिवाइड करोगे साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30, 15 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा आपके पास माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15, माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, x लेस देन इक्वल टू 15, 20 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 20, y लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ से माइनस का 15 जाएगा तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास आ गए कंस्ट्रेंट्स. यही सेम कंस्ट्रेंट हमारे पास आने थे सेम. अगर मैं हर जगह से ट्रांसपोर्टेड जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या लेस देन और इक्वल टू रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई फर्क नहीं आएगा, सेम इन इक्वेशंस विल बी देयर. आल्सो x less than equal to 15, y less than equal to 20, 30 minus x minus y less than equal to 15, 15 minus x less than equal to 15, 20 minus y less than equal to 20 and x plus y minus 15 less than equal to, यहां मैंने क्या किया है, दोनों डिपोट से डिफरेंट बिल्डर्स के पास जो ट्रांसपोर्टेड ब्रिक्स हैं उनकी संख्या क्या दी है, लेस देन और इक्वल टू रिक्वायरमेंट. आप देखोगे दोनों जगह कंस्ट्रेंट्स सेम आएंगे, लेकिन मिक्सिंग मत कर देना कि कहीं पर तो नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कहीं पर नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड लिख दो लेस देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट, फिर गलत. या तो हर जगह से ट्रांसपोर्टेड जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हर जगह से जो ट्रांसपोर्टेड यूनिट्स हैं उनकी संख्या लेस देन और इक्वल टू रिक्वायरमेंट. सोल्व करते हैं. पहले वाले दो इक्वेशन को एलिमिनेट करें, इंप्लाइज y लेस देन इक्वल टू 20, 30 माइनस x माइनस y लेस देन इक्वल टू 15, ये 15 मिला के माइनस 15 हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 15, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यहाँ 15 से 15 कैंसिल, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 20 से 20 कैंसिल, माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सारी की सारी सेम है, कुछ डिफरेंस है, सेम है. तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं कंस्ट्रेंट्स निकालने के लिए. या तो जो ट्रांसपोर्टेड ब्रिक्स हैं उनकी संख्या आप क्या लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर जगह, या लेस देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट. अब इसका कंक्लूजन, देयरफॉर our problem reduces to minimize z equal to, क्या थी z की वैल्यू 40x माइनस 20y प्लस 1500. इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स. क्या दिए गए कंस्ट्रेंट्स, कोई से ही लो, एक्स वाई बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 15, वाई लेस देन इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू. अब सारे का कंक्लूजन हमारे पास ये प्रॉब्लम क्लियर. अब फॉर्मेशन के बाद इसका सॉल्यूशन है.
अब एग्जैक्ट तो हमसे क्या मांग रहा है कि कहाँ से कितनी ब्रिक ट्रांसपोर्ट हो रही है कहाँ पर, ताकि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो मिनिमम हो। बगैर प्लानिंग की क्या होगा, मान लो अगर यहाँ से बी से लोकेशन क्यू के ऊपर ज्यादा ब्रिक्स भेज दी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो मैंने पहले दिन आपको यही बताया था कि भी लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हमारे पास है। इस ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन की बात आती है। सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड फिजिकल रीजन। For solution, first of all, we will find physical region. For solution, first of all, we will find physical region. क्या होता है physical region? वो रीजन जिसमें सारी की सारी इनइक्वेशन सेटिस्फाई है। इस प्रकार 11th में हमने लीनियर इनइक्वेशंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला था। इसी प्रकार वो रीजन जिसमें ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जो है ना, जिसमें जो वेरिएबल हमारे पास है उनकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ये सभी केसेस में आएगा। इसका मतलब जो फिजिकल रीजन होगा वो केवल और केवल कहाँ होगा, 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। आप इनको 10, 20, 30 भी ले सकते हो। फाइव, 10, 15, 20, 25 और 30। ये वाली इक्वेशन है x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 15। टेबल बना लेते हैं x और y। x0 y15 y0 x15 x प्लस y लेस देन इक्वल टू 30 x0 y30 y0 x30। एक था तो पासिंग पॉइंट हमारे पास ये 15 और ये 15 ये हो गया, और दूसरे के पासिंग पॉइंट 30 और 30। ध्यान रखना है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। दोनों लाइनों की जो इक्वेशन है उसमें x और y के कोफिशिएंट सेम है, और जिन लाइनों में x और y के कोफिशिएंट सेम वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। x हमारे पास है। अब आप ये बताओ सॉल्यूशन इस लाइन की कौन सी तरफ, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन के अपोजिट साइड है? x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जिस इस x प्लस y इक्वल टू 15 लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ हमारे सॉल्यूशन नहीं है। तो इस लाइन के तो ओरिजिन के अपोजिट साइड है, और 0 0 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस लाइन के ओरिजिन की तरफ। और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो x लेस देन इक्वल टू 15 x इक्वल टू 15 यहाँ पर है, ये लाइन ड्रा कर दी जो x इक्वल टू 15 से पास हो रही है। x की वैल्यू 15 या उससे लेस इस तरफ आ गई। y लेस देन इक्वल टू 20 y इक्वल टू 20 से एक लाइन पास हो जाएगी इस लाइन के नीचे। अब सारी की सारी इक्वेशन जहां सेटिस्फाई होती है जिस रीजन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। सारी की सारी इक्वेशंस जो है वो इस रीजन में सेटिस्फाई होती है। हमारा फिजिकल रीजन एज शोन इन द फिगर बाय शेडेड रीजन। जो फिजिकल रीजन हमारे पास है वो फिगर के अंदर दिया हुआ है और वो रीजन शेडेड है। अब फिजिकल रीजन की कॉर्नर पॉइंट थ्योरम क्या कह रही है कि किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेगी तो फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है? एक तो ये आ गई बी सी डी, ये 5 कॉर्नर पॉइंट। इन पांचों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, ये लाइन x इक्वल टू 15 है, ये लाइन y इक्वल टू 20। क्या ये पॉइंट 15 0 नहीं होगा? पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट 15 0, पॉइंट बी इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू 15 है और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, तो यहाँ भी x 15 होगा।
एक्स 15 रखने से वाई कितना आ रहा है 15, इसका मतलब पॉइंट बी क्या आ गया 15, पॉइंट सी या वाई इक्वल टू 20 है क्योंकि ये लाइन वाई इक्वल टू 20 है, वाई 28 है, एक्स कितना आ गया 10, एक्स 10 वाई 20, इस पॉइंट के ऊपर एक्स 0 वाई 20, डी हमारे पास है एक्स 0 वाई 20 और ई क्या दिया हुआ है एक्स 0 और वाई 15। अब बारी बारी से हमें क्या करना है, इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर किसकी वैल्यू निकालनी है, पांचों पॉइंट्स के ऊपर जब हम z की वैल्यू निकालेंगे तो जहां z सबसे कम है, जहां z सबसे कम है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ब्रिक्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम a टू b, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ब्रिक्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम a टू q। और जैसे ही x और y हमारे पास आ जाएगा तो क्या हर डिपो से हर बिल्डर के पास जो ट्रांसपोर्टेड ब्रिक्स है उनकी संख्या निकाल पाएंगे, निकाला था x y 15 माइनस x 20 माइनस y सब उस वहाँ वैल्यूज पुट करोगे x और y की तो हर जगह से जो ट्रांसपोर्टेड ब्रिक्स हैं उनकी संख्या निकाल पाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ से कितनी ब्रिक कहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो मिले। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा ये है, इसमें आप पहले उसको निकालो किसका पॉइंट ए के ऊपर जेड की वैल्यू क्या आ रही है, बी के ऊपर क्या आ रही है, सी के ऊपर क्या आ रही है, डी के ऊपर क्या आ रही है, और जिस पॉइंट के ऊपर जेड की वैल्यू सबसे कम है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ब्रिक्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू बी, उसका वाई कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ब्रिक्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू क्यू। और जब एक्स और वाई आपके पास आ गया तो बाकी तो सब निकाले लोगे, फिगर थी ना सर ए टू बी, बी क्यू और आर, पी से यहाँ कितने ट्रांसपोर्ट हो रही थी एक्स वाई और यहाँ कितने थे 30 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ से कितना था 15 माइनस एक्स, यहाँ 20 माइनस वाई और यहाँ से एक्स प्लस वाई माइनस। तो जैसे ही आपके पास एक्स और वाई आ जाएगा तो हर जगह से हर दोनों डिपो से जो ट्रांसपोर्टेड ब्रिक्स हैं उनकी संख्या इसमें 1000 निकाल पाएंगे। तो हमारा आंसर क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछे उसी लैंग्वेज का आंसर, कभी एक्स और वाई निकालने को छोड़ देना। सपोज आपके पास जेड निकालते हैं, यहाँ पर जेड एट ए कितना आया एक्स 15 रखेंगे 600 प्लस 1521 हो गए, जेड एट बी 600 घटा 300 300 प्लस 15 1800, जेड एट सी 10 20 10 और 20 1500 आ गए, जेड एट डी पॉइंट डी के ऊपर 0 20 और लास्ट में जेड एट ई पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है 0 15 रखेंगे तो 1200। इसका मतलब जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वो मिनिमम कब मिलेगा जब x हमारे पास 0 और y कितना होगा 20, x 0 और y 20। अब आप इसमें ले लो a से p q और r के ऊपर और b से p q और r के ऊपर कितनी कितनी ब्रिक ट्रांसपोर्ट होती है। a से p के ऊपर 0, q के ऊपर 20,000, ठीक है, और r के ऊपर a से r के ऊपर 30 माइनस एक्स माइनस वाई 10, b से a के ऊपर 15 माइनस एक्स एक्स 0 है 15,000, b से q के ऊपर 20 घटा वाई 0 और b से r के ऊपर x प्लस वाई माइनस 15 5,000। हर जगह की रिक्वायरमेंट भी पूरी है 0 और 15, रिक्वायरमेंट b के ऊपर 15,000 की थी, q के ऊपर रिक्वायरमेंट थी 20,000 की 20,000 a से जा रही है, यहाँ से क्या है 0 एंड अब जाकर आपका क्वेश्चन ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन होगा, इसमें एक टाइप की प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड।
ब्रिक्स आ गया, ऑयल आ सकता है, ये रिफाइनरी है और वहाँ से 3 पेट्रोल पंप्स के ऊपर सप्लाई देनी है। रिफाइनरी से 3 पेट्रोल पंप है, उनके ऊपर सप्लाई देनी है। वहाँ से यहाँ तक 1000 लीटर या 1 बैरल जो कुछ भी उसमें दिया होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये है। वो पर किलोमीटर भी मिल सकता है कि डिस्टेंस इतनी है, 1 किलोमीटर के ऊपर 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा ट्रांसपोर्ट करने का इतना है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस और 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा दोनों देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरी हमारे पास एक और अगर हम डिस्कस करें तो 31वां एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। 31वां एग्जाम्पल बिल्कुल सेम दिया हुआ है, ठीक है। क्या इसके अंदर एक कंपनी हैज 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट पी एंड क्यू। 31वां एग्जाम्पल, कंपनी 2 तो फैक्ट्री है पी और क्यू के ऊपर एंड 3 डिपोट्स सिचुएटेड एट ए बी एंड सी। वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट्स एट ए बी एंड सी इज रेस्पेक्टिवली 5, 5 and 4 units while the production capacity of P and Q is 8 and 6 units। टोटल प्रोडक्शन कितना? 8 + 6 14 यूनिट। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी? 5 + 5 + 4 14 यूनिट। तो ऐसे केसेस में टोटल प्रोडक्शन और टोटल रिक्वायरमेंट दोनों आपस में इक्वल। ये तो बिल्कुल सेम ही है, निकाल लो, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए इसके अंदर 31 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 31 दिया हुआ है। एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोट्स ए एंड बी। ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोट्स विद कैपेसिटी ऑफ 7000 लीटर एंड 4000 लीटर रिस्पेक्टिवली। ऑयल कंपनी के 2 डिपो हैं, उनकी कैपेसिटी दी हुई है कि स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो डिपो ए के ऊपर है 7000 लीटर और डिपो बी के ऊपर है 4000 लीटर। कंपनी इज टू सप्लाई टू 3 पेट्रोल पंप्स डी ई एंड एफ। कंपनी को सप्लाई देनी है 3 पेट्रोल पंप्स के ऊपर। पेट्रोल पंप का नाम दे दिया डी और एफ। हाउस रिक्वायरमेंट्स आर 4500, 3000 और 3500 लीटर रेस्पेक्टिवली। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 4500, 3000 और 3500, 11000 लीटर हो गया। और टोटल दोनों जो डिपोट्स हैं उनकी कैपेसिटी भी क्या है? 11000। उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द डिपोट्स एंड द पेट्रोल पंप्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। डिपो से पेट्रोल पंप की जो डिस्टेंस है वो आपको टेबल में दी हुई, डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। और आगे लैंग्वेज क्या दी हुई है? अज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज रुपीज पर लीटर, ₹1 पर लीटर। मतलब ये कह रहा है कि भी 1 लीटर 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ₹1। Assuming that the transportation cost per kilometer is ₹1 per liter। 1 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करना है तो खर्चा कितना है? ₹1, ₹1 में, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहा है हाउ शुड द डिलीवरी बी शेड्यूल्ड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 चीजें मिक्स हो गई बस थोड़ी सी, उनका ध्यान रखना है। डिस्टेंस अलग दी हुई है और 1 लीटर अगर 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका खर्चा ₹1। ये ₹1 बढ़ा के आपका 1.5, 2, 4, 5 कुछ भी कर सकता है। ए और बी के ऊपर डिपो दिए हुए, डिपो एट ए एंड डिपो एट बी। पेट्रोल पंप है डी और एफ के ऊपर, डी, ई और एफ। इस टाइप की फिगर बनाने से आसानी हो जाती है। यहां कैपेसिटी कितनी है? 7000 लीटर और यहां कैपेसिटी कितनी है? 4000। जो पेट्रोल पंप डी है उसके ऊपर रिक्वायरमेंट कितनी है? 4500 लीटर। यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी है? 3000 लीटर और यहाँ रिक्वायरमेंट
ये रिक्वायरमेंट है और ये कैपेसिटी। अज्यूम करेंगे लेट एक्स लीटर एंड वाई लीटर, एक्स एंड वाई लीटर, भले 1000 में मत डालो इसको, एक्स लीटर क्योंकि आपने 1000 ले लिया, एक्स 1000, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए एक की बजाय 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 1 लीटर 1 किलोमीटर भेजना है तो खर्चा 1 रुपया है। अब 1000 लीटर अगर 1 किलोमीटर भेजना है तो इसलिए यहां पर मैं एक्स और वाई जो इसीलिए इक्वेशन डिस्कस किया मैंने, अदरवाइज मैं छोड़ भी सकता था। 1 किलोमीटर और 1 लीटर पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो 1 रुपया है। तो यहां से मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट एक्स एंड वाई लीटर है ना, लीटर पेट्रोल is transported from A to D and E, two petrol pumps at D and E respectively. मैंने अब की बार 1000 में नहीं लिया एक्स और वाई, एक्स और वाई लीटर से नहीं है, 1000 में नहीं है। एक्स लीटर यहां से यहां भेज दिया, एक्स लीटर यहां से यहां भेज दिया, यहां से यहां जाने के लिए बाकी कितना बच गया, जो जा चुका माइनस कर दो, कितना जा चुका 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, यहां से यहां कितना आएगा, इसकी रिक्वायरमेंट है 4500 लीटर, एक्स लीटर आ चुका है 45 माइनस एक्स, यहां से यहां कितना जाएगा 3000 माइनस वाई, और यहां से यहां कितना जाएगा, या तो जो इसकी कैपेसिटी है उसमें से जो जा चुका माइनस कर दो, ये एक्स प्लस वाई माइनस 4000 आ जाएगा। किस डिपो से किस पेट्रोल पंप के ऊपर कितना लीटर पेट्रोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशन उस फिगर से मिल जाएगी, मिल गई। डिस्टेंसेज ऑफ द पेट्रोल पंप्स D, E and F from A and B is given in the following table. हाँ जी 35,000 क्या कह रहे हो, 4,000 के 35,000 35 आएगा, 4000 में से घटा रहे हो, अच्छा 550 से distance of the petrol pump D, E and F from A and B is given in the following table. कोई केस आपके पास जो पीछे वाले टेबल बनाए हैं हमने, A और B से डिस्टेंस हमारे पास है D, E और F, फ्रॉम ए से डी, ए और एफ के डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। बी से डी, ए और एफ के डिस्टेंस है 3, 4। क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल और 1 किलोमीटर डिस्टेंस, वहां खर्चा भी कितना है 1 लीटर, तो सीधा मैं डिस्टेंस को और अमाउंट को, अमाउंट मतलब कितना लीटर, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो ट्रांसपोर्ट का खर्च आ जाएगा। अगर 1 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा होता 2 रुपए, तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करता, x से, और इनटू में क्या लेता 2 क्यों, डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और पेट्रोल है x किलोमीटर,
7 गुना x हो गया, लेकिन कितने डिस्टेंस पे जाना है? एक जो किलोमीटर है और 1 लीटर पेट्रोल, इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? 2 रुपये। तो लास्ट में उसको 2 से और मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल और 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक अगर जाएगा तो खर्चा भी 1। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी A से B के ऊपर x लीटर पेट्रोल गया और 1 लीटर को लेके जाने का खर्चा 1 किलोमीटर तक, डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, कितना आ गया? 7x। A से E के ऊपर पेट्रोल कितना गया? 5 लीटर, डिस्टेंस कितनी है? 6। A से E की डिस्टेंस 6/। A से F के ऊपर पेट्रोल कितना जा रहा है? 7000 माइनस x माइनस y, 7000 माइनस x माइनस y। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस x माइनस y, इतना तो पेट्रोल है और उसकी डिस्टेंस कितनी? A से F की 3, तो किससे मल्टीप्लाई हो गया? 3 से। बेटा सिंपली डिस्टेंस और क्वांटिटी, पेट्रोल की मात्रा, उनको मैं सिंपली क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। ठीक है, कि इतने लीटर कितने किलोमीटर लेके जाना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 लीटर कितने किलोमीटर गया वो हमें पता लग जाएगा। और फिर लास्ट में उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 रुपया जो खर्च दिया वो उसकी वजह से सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर डिस्टेंस का खर्चा 1 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर लेके जा रहे हैं, वहां पर खर्चा 1.5 रुपया होता, तो लास्ट में जो कुछ भी आता है इस सारे को मैं क्या करता हूँ? 1.5 से मल्टीप्लाई। उसके बाद B से D के ऊपर कितना पेट्रोल जा रहा है? 4500 घटा x, और B से D की डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर, तो प्लस 3 इंटू 4500 माइनस x, प्लस 4 इंटू 3000 माइनस y, और लास्ट में प्लस 2 इंटू x प्लस y माइनस 30। ठीक है, कितने x कितने y कितने कांस्टेंट कर लेंगे डिसाइड आराम से निकालोगे। उसके बाद ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 7x है, माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस 6 और प्लस का 2x, तो 3x हो गया। y है 6y माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस 7 प्लस का 2y प्लस 8y माइनस 7y प्लस y। कांस्टेंट कितना है? 2100, 21,000। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,500 और 12, 21 और 12 33 और 13,500 46,500। 46,500 में से 7,000 माइनस करना है, 39,500। ये आपके पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है? 4 कंस्टेंट्स, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ लीटर पेट्रोल transported from A and B to D, E and F, each greater than equal to 0. X be greater than equal to 0, Y be greater than equal to 0, 45 minus X greater than equal to 0, 7,000 minus X minus Y greater than equal to 0, 3,000 बटा y greater than equal to 0 और x plus y minus 3,500 greater than equal to 0। इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, implies x and y both greater than equal to 0। यहाँ से क्या आएगा? माइनस का x greater than equal to 45 माइनस का 4,500 माइनस से डिवाइड करेंगे x less than equal to 4,500। यहाँ से माइनस x माइनस y greater than equal to माइनस 7,000 माइनस से डिवाइड करोगे x प्लस y लेस देन इक्वल टू 7,000।
वाई लेस देन इक्वल टू 3000 और यहाँ से x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएगी। यूनिट्स आप 1000 में ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 1000 में ही 1000 2000 3 4 5 6 और 7 निकाल लेंगे। वही ग्राफ ड्रा करना है, फिजिकल रीजन आ जाएगा, उसके कॉर्नर पॉइंट को और प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट के ऊपर बारी बारी से किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड। जहां जेड सबसे कम होगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पेट्रोल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू बी इन लीटर्स और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू ई इन लीटर्स। और जब एक्स और वाई मेरे पास आ जाएंगे तो हर जगह से जो ट्रांसपोर्टेड पेट्रोल है लीटर्स में वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि सारा सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई। क्लियर? एक आध इसमें डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखें। एक 29 देखें पहले तो, एक्सरसाइज में 29 क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। मैं बेटा प्रॉब्लम फॉर्मेशन ले रहा हूँ, सॉल्यूशन आप खुद निकालोगे, क्योंकि सॉल्यूशन वाला पार्ट सभी में कॉमन जा रहा है। वही फिजिकल रीजन निकालना जिसमें सारी की सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है, फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकालना और प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट के ऊपर बारी बारी से जेड की वैल्यू निकालना। जहाँ जेड सबसे कम या ज़्यादा है उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ध्यान रहे, अगर सॉल्यूशन निकलवाएगा कॉर्नर पॉइंट मेथड से तो उस केस में केवल और केवल उन क्वेश्चंस में निकाल पाएंगे जिनमें वेरिएबल्स की संख्या 2 होगी। अगर वेरिएबल्स की संख्या आपके पास 2 से ज़्यादा दी हुई है तो उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। वो केवल फॉर्मेशन करवा सकता है आपसे, प्रॉब्लम फॉर्मेशन करवा सकता है अगर वेरिएबल्स की संख्या 2 से ज़्यादा है। ये कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2। 2 टाइप का फर्टिलाइजर हमारे पास अवेलेबल है, टाइप F1 और टाइप F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। F1 जो फर्टिलाइजर है उसमें 10% तो नाइट्रोजन है और 6% उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। F2 के अंदर 5% नाइट्रोजन और 10% फॉस्फोरिक एसिड है। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन ए फार्मर फाइंड्स दैट ही नीड्स एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर हर क्रॉप। सॉइल कंडीशन, मिट्टी की जो जांच है उसके बाद क्या पाया गया कि अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और कम से कम 14 किलोग्राम ही फॉस्फोरिक एसिड जो है वो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ F1 cost ₹6 per kg, F2 cost ₹5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used. How much of each type of fertilizer, मतलब F1 फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में कितने किलोग्राम यूज करें, F2 जो फर्टिलाइजर हो कितने किलोग्राम यूज करें, so that nutrient requirements are met at a minimum cost। मतलब कौन सा फर्टिलाइजर कितने किलोग्राम यूज किया जाए ताकि रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और खर्चा कम से कम। अज्यूम कर लेंगे, लेट x एंड y x किलोग्राम फर्टिलाइजर F1 इज यूज्ड। F1 जो फर्टिलाइजर हो कितने किलोग्राम यूज किया, x किलोग्राम, एंड y किलोग्राम फर्टिलाइजर F2 यूज्ड। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस मिक्सर की, 2 टाइप का जो फर्टिलाइजर उसका जो मिक्सर यूज किया जा रहा है इसकी कीमत। F1 फर्टिलाइजर किस रेट से अवेलेबल है,
₹6 per kg. As the cost of F1 is ₹6 per kg and cost of F2 is ₹5 per kg. F1 कितने किलोग्राम यूज किया? x किलोग्राम. 1 किलोग्राम का खर्चा कितना है? 6 रुपए. x किलोग्राम का 6x प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर. जो फर्टिलाइजर यूज हुआ, जितना भी खाद यूज हुआ, उसके ऊपर कुल कितना खर्चा आया वो हमारे पास आ गया 6x प्लस 5y, जिसकी वैल्यू हमें F1 जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है? कंटेन्स 10% नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड कितना है? 6% फॉस्फोरिक एसिड. F2 contains 5% nitrogen and 10%. अब दोनों टाइप का जो मिक्सचर यूज कर लिया, उस मिक्सचर में नेट नाइट्रोजन कितना है? नेट नाइट्रोजन कंटेंट इन द मिक्सचर. मिक्सचर में नाइट्रोजन की कुल कितनी मात्रा होगी? F1 जो फर्टिलाइजर है उसमें नाइट्रोजन कितना है? 10%. कितने किलोग्राम यूज कर रखे हैं? x किलोग्राम. तो x किलोग्राम का क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे. 10x/100. सेकंड जो टाइप का फर्टिलाइजर है उसमें नाइट्रोजन कितना है? 5%. कितने किलोग्राम यूज किया? 5 किलोग्राम. तो 5/100. ये नेट नाइट्रोजन कंटेंट इन द मिक्सचर. मिक्सचर में नाइट्रोजन की कुल मात्रा जो F1 फर्टिलाइजर यूज किया, जो कि x किलोग्राम यूज किया है, उसमें 10% नाइट्रोजन है. तो x का 10% और y का 5%. दोनों का सम इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज मस्ट. इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किलोग्राम. इसी प्रकार नेट फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट इन द मिक्सर. मिक्सर के अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड है उसकी कुल मात्रा कितनी होगी? 6% F1 में, तो 6x/100 प्लस दूसरे में 10% है 10y/100. मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. आल्सो x and y both greater than or equal to 0. Therefore above problem reduces to minimize z equal to 6x plus 5y subject to the following constants. Subject to the following constants. क्या क्या है constant? 10x plus 5y must be greater than or equal to 1400. 6x plus 10y greater than or equal to 1400. x and y both greater than or equal to. प्रॉब्लम तैयार हो गई. प्रॉब्लम का फॉर्मेशन आ गया. अब हमें क्या करना है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. जहां लगभग सारे के सारे साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, वहां फिजिबल रीजन अनबाउंडेड. फिजिबल रीजन कैसा होगा? और जहां साइन लेस देन इक्वल टू है, एक आध ग्रेटर देन इक्वल टू, एक आध लेस देन इक्वल टू, वहां हमारे पास हो सकता है कॉमन रीजन आए ही ना. 2 लाइन ड्रा हो गई दिस, और सपोज इस टाइप का केस है. इस लाइन की तरह फिजिबल रीजन इस लाइन की तरह. इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके इधर, ये जो लाइन इसके इधर, इस लाइन के इधर, और दूसरी जो लाइन इसके इस तरफ, ये बढ़ेगा फिजिबल रीजन. लेकिन हमें x और y दोनों को क्या लेना है? ग्रेटर देन इक्वल टू. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिलेगा. इसका मतलब
यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट, नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट, ठीक है। अदरवाइज इस लाइन के इस तरफ है, इसके इधर और इसके इधर, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ लेस देन इक्वल टू का मिलेगा। यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ क्या होगा, दोनों में कॉमन ये डिफरेंस। अब आपको इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट है, इस इन एक ये पॉइंट आएगा, इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट निकालने के बाद बारी बारी से इनके ऊपर जेड की वैल्यू, जहां जेड सबसे कम या ज्यादा है, अकॉर्डिंगली एक ही क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज कभी नहीं निकलवाएगा, कि मिनिमम वैल्यू भी निकलवाए और मैक्सिमम, या तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी या फिर उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन डाइट से रिलेटेड दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 27 है, 28 है, 26, 27 और 28, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इसमें डाइट से रिलेटेड है। ए डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 26 है 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। एट लीस्ट का मतलब क्या है, डाइट के अंदर, बैलेंस डाइट के अंदर विटामिन ए की कम से कम 80 यूनिट हो, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होनी चाहिए। 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, एट लीस्ट 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। उसके बाद ये कह रहा है 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल कॉस्टिंग ₹5 पर यूनिट एंड ₹6 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। 2 टाइप का फूड जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। F1 टाइप का जो फूड है उसकी कीमत है 1 यूनिट की ₹5, और F2 टाइप का जो फूड है उसकी कीमत है ₹6। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स, एक जो यूनिट है फूड F1 की, उसमें 4 यूनिट्स है विटामिन ए की और 3 यूनिट्स है मिनरल की। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि 1 यूनिट के अंदर 4 और 3 यूनिट कैसे आ सकती है। हो सकता है जो F1 और F2 जहाँ पैकेट्स को यूनिट कह रहा है ग्राम में, और जो मिनरल्स और विटामिन्स की यूनिट है वो मिलीग्राम में ले रखी है। तो वहाँ तक हमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई। जो F1 और F2 हमारे पास फूड पैकेट दिए हुए हैं उनकी जो यूनिट्स की बात कर रहा है उनका वजन ज़्यादा हो, और विटामिन ए और मिनरल्स की जिन यूनिट्स की बात हो रही है हो सकता है वो ग्राम में हो या किलोग्राम में हो, और वो मिलीग्राम में हो। तो उसमें उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं भाई। 1 यूनिट में 3 और 4 यूनिट कैसे हो सकते हैं। F1 और F2 की जो यूनिट है उसका वजन ज़्यादा हो, और विटामिन ए और जो आपके पास मिनरल्स दिए हुए हैं उनकी जो यूनिट्स हैं वो मिलीग्राम में ले रखी है। F1 जो फूड है इसके अंदर ले लेंगे x किलोग्राम को लिया फूड F1 और y किलोग्राम लिया फूड F2, आर मिक्स्ड टुगेदर, मतलब मिक्सर तैयार किया जा रहा है। दोनों टाइप के जो फूड है उनका मिक्सर। लास्ट तक लाइन इसमें देखिए आप, फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सर ऑफ दीज 2 फूड्स। मतलब दोनों टाइप के जो फूड है उनको इकट्ठा करके मिक्सर तैयार कर दिया। उसमें मैंने किलोग्राम में नहीं यूनिट में है, दैट x यूनिट्स ऑफ फूड F1 एंड y यूनिट्स ऑफ फूड F2 आर मिक्स्ड टुगेदर। जो F1 फूड है उसकी कितनी यूनिट ली गई है x, F2 जो फूड उसकी कितनी यूनिट्स ली गई है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन F1 जो फूड है उसकी 1 यूनिट की कीमत कितनी है ₹5, और F2 जो फूड उसकी 1 यूनिट की कीमत कितनी है। तो z क्या आ गया, 5x + 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है F1 के अंदर और F2 के अंदर। F1 और F2 2 टाइप का जो फूड अवेलेबल है मार्केट में, उसमें किस किस की मात्रा, विटामिन ए और मिनरल्स। विटामिन ए और मिनरल्स जो कंटेंट है, F1 फूड में विटामिन ए की कितनी यूनिट है 4, और मिनरल्स की कितनी है 3। F2 जो फूड उसके अंदर विटामिन ए की कितनी यूनिट है 3 यूनिट्स ऑफ
विटामिन ए एंड 6 यूनिट्स। मतलब एक यूनिट अगर मैं फूड F1 की लेके चल रहा हूँ, फूड F1 की एक यूनिट, उसके अंदर 4 यूनिट तो है विटामिन ए की और 3 यूनिट है मिनरल की। इसी प्रकार एक यूनिट अगर F2 की लेके चल रहे हैं, उसमें 3 यूनिट तो है विटामिन ए की और 6 यूनिट है। नेट विटामिन ए कंटेंट इन द मिक्सर, जो मिक्सर तैयार हो गया दोनों टाइप का फूड मिक्स होके, उसमें विटामिन ए की मात्रा, नेट विटामिन ए कंटेंट इन द मिक्सर, मिक्सर में विटामिन ए की कुल कितनी मात्रा है? विटामिन ए नीचे वाले लेने हैं, x यूनिट F1 की मिक्स की है, एक यूनिट में 4 यूनिट है तो x में 4x, y यूनिट F2 की मिक्स की है, F2 के एक यूनिट के अंदर कितने यूनिट्स हैं विटामिन ए की? 3, y में 3y, 4x + 3y, it must be greater than equal to at least 80 units of vitamin A, it must be greater than or equal to 80। इसी प्रकार नेट मिनरल कंटेंट, नेट मिनरल कंटेंट इन द मिक्सर, मिक्सर के अंदर मिनरल की मात्रा 3x + 6y, it must be greater than equal to also x and y both greater than equal to 0। Therefore above problem reduces to, किसमें reduce हो गई? Minimize। z = 5x + 6y subject to the following constraints: 4x + 3y must be greater than equal to 80 and 3x + 6y greater than equal to, दोनों जगह साइन ऑफ इनिक्वेशन क्या दिया है? ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब जो फिजिबल रीजन होगा वो कैसा होगा? अब की बार जिन क्वेश्चंस में फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आता है, जिन प्रॉब्लम्स में, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है? तो डाइट वाले क्वेश्चंस में आएगा साइन ऑफ इनिक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, हर हालत में आएगा। बता मैंने दिया है, एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, प्रॉब्लम हमने तैयार कर दी। अब इसके बाद प्रॉब्लम तैयार होने के बाद हमें केवल और केवल क्या करना है? इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकलेगा? फिजिबल रीजन, और फिजिबल रीजन निकालने के बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद बारी बारी से प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट के ऊपर जेड की, जहां जेड सबसे ज्यादा है वहां पर मैक्सिमम, और जहां जेड सबसे कम है वहां। ध्यान रखना, किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू नहीं निकलवाएगा, या तो केवल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी या फिर मिनिमम, दोनों वैल्यूज किसी भी क्वेश्चन में नहीं निकलवाएगा, मैक्सिमम एज वेल एज x, y हो सकता है एक से सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, नहीं उसके अंदर हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था 20 वाला, पूरी केस का वो जरूर थोड़ी है कि उसमें कहाँ लिखा हुआ था कि कम से कम 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट भेजनी है, जबकि एक जगह से हमारे पास x की वैल्यू 0 आई तो y की वैल्यू सारी, मतलब जो मैनी अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से नहीं पता कहाँ किसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम, 0 इंक्लूड है x के लिए भी और y, ठीक है? तो अब इसके अंदर आप लोग इस एक्सरसाइज में विशेष रूप से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनमें सभी में प्रॉब्लम फॉर्मेशन, सभी की प्रॉब्लम फॉर्मेशन, ठीक है, वो आप लोग इसमें तैयार करोगे, प्रॉब्लम तैयार करोगे, और उसके बाद सॉल्यूशन वाला पार्ट कॉमन है ही है, तो हर हालत में हर क्वेश्चन का प्रॉब्लम फॉर्मेशन तक जो पार्ट है वो आप कंप्लीट करेंगे। जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ये तो समझ ही नहीं आया क्या वेरिएबल लेने हैं, क्या कुछ हमारे पास है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और है कन्फ्यूजिंग थोड़े से, वो मैं और डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट।